नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले बात बिहार की सबसे अहम खबर की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक बार फिर बिहार को स्पेशल स्टेटस का बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा उठाया। भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार का पिछड़ापन दूर करने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार देश की प्रगति में बड़ा योगदान दे सकता है। इसके अलावा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत बिहार को आवंटित की गई राशि में से बकाया 911 करोड़ रुपए के भुगतान की भी मांग रखी। नीतीश कुमार ने बिहार की कई योजनाओं की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई। महानंदा सिंचाई योजना, बटाने जलाशय योजना के साथ गंगा की अविरलता बनाए रखने के लिए सिल्ट निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया। बैठक में झारखंड से पेंशन की देनदारी का मुद्दा भी उठा। सीएम ने बिहार में रैपिड एक्शन फोर्स का मुख्यालय बनाने की मांग भी की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स जमशेदपुर से बुलाना पड़ता है, लिहाजा बिहार में इसका मुख्यालय बनाना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्या कुछ होता है, विशेष राज्य के फायदे क्या हैं। तो एक्साइज ड्यूटी की हम बात करेंगे, जहां कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स में राहत की बात होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा क्या कुछ होता है। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का मैप बना हुआ है और इसके क्या कुछ विशेष राज्य दर्जे का मतलब क्या कुछ होता है वो जरा आप देखिए। तो आर्थिक और संरचनाभूत पिछड़ापन, आदिवासियों की बड़ी आबादी, भौगोलिक नजरिए से पहाड़ी और मुश्किल क्षेत्र, आबादी का कम घनत्व, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण राज्य का रणनीतिक महत्व, चलिए अब आपको बताते हैं कि विशेष राज्य के फायदे क्या हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स में राहत, इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों में भी राहत। केंद्र की योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र करता है 90% तक खर्च। राज्य को 0% ब्याज पर लोन दिए जाने का प्रावधान भी होता है। राज्यों के लिए केंद्रीय बजट में मिलता है बड़ा अनुदान। वित्तीय वर्ष में आवंटित रकम खर्च नहीं करने पर राशि लैप्स नहीं। चलिए अब बिहार को क्यों मिले विशेष राज्य का दर्जा, ये भी हम आपको बताते हैं। बिहार में 38 में से 15 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। 96% जोत सीमांत और लघु किसानों की। बिहार के 32% परिवार भूमिहीन हैं। झारखंड बनने के बाद रॉयल्टी का नुकसान भी हुआ है। बिहार में चुनावी साल है और पार्टियां अपने अपने हिसाब से सियासत कर रही हैं। एनडीए की मजबूत घटक एलजेपी ने भी चुनावी साल में सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी। एलजेपी ने इस बिसात में अपने ही सहयोगियों को निशाने पर लेना शुरू किया है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के 2 बयानों को सुनेंगे तो आपको भी इस पर यकीन हो जाएगा। चिराग पासवान ने 2 बयानों से बीजेपी और जेडीयू दोनों को निशाने पर ले लिया है। दिल्ली हिंसा के जरिए चिराग ने जहां बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया, वहीं बिहार में अपराध पर नीतीश कुमार पर वार किया। शर्मनाक है जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई है। ज़रूरी है दोषियों को चिन्हित करना कि किनकी वजह से, और जिसमें प्रमुखता से मुझे कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी इसमें जिम्मेदार लगते हैं जिनकी वजह से, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, पुलिस की मौजूदगी में ही ये बयान दिया था कि ट्रम्प के जाने के बाद हम लोग पुलिस को भी नहीं देखेंगे और हम लोग को जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। और उसके बाद और समय समय पर हम लोगों ने देखा कि जब नेताओं की इस तरीके से बयान आते हैं उसके बाद हिंसा भड़कती है। उससे पहले दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने बोला था कि जो गद्दार हैं उनको गोली मारी जानी चाहिए, उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में गोलियां भी चली। तो समय समय पर इस तरीके के जब बयान आते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जंगल राज का ही विकल्प बनकर आए थे।
कुछ समय तक उनके रहते जरूर अपराध पर नियंत्रण भी आया था, पर पुनः जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी की ही बनती है कि हम लोग अपनी राज्य सरकार को सुझाव दें कि भैया कैसे चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं। चिराग की चुनावी चाल हम क्यों कह रहे हैं और इसे समझने के लिए जरा इस वीडियो को देखिए। हमारे मुख्यमंत्री जंगल राज का ही विकल्प बनकर आए थे, कुछ समय तक उनके रहते जरूर अपराध पर नियंत्रण भी आया था, पर पुनः जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, ये जिम्मेदारी लोक जनशक्ति पार्टी की ही बनती है कि हम लोग अपनी राज्य सरकार को सुझाव दें कि भैया कैसे चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं। रोज हत्या, अपहरण, डकैती, लूटपाट ये होता हुआ लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता नहीं देख सकता, और छोटी छोटी चीजों को बदलने की जरूरत है। अपराध पे नियंत्रण पाने के लिए एक छोटा सा सुझाव जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इन सब के बीच आपको बताएं कि वीडियो में जी हां चिराग न्यूज 18 के सवाल है कुछ चिराग पासवान से, वो जरा आप देखिए। बयानों से चिराग बीजेपी जेडीयू को क्या इशारा कर रहे हैं? क्या चुनावी साल में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान? क्या दबाव की राजनीति से 2020 पास करेंगे? जी हां 2020 पार करेंगे चिराग। क्या अलग चुनावी दाल चलने के चक्कर में है चिराग? अपनों के खिलाफ बयानबाजी क्या रणनीति का हिस्सा है? बयानों से चिराग बीजेपी जेडीयू को क्या इशारा कर रहे हैं? तो सवाल कई हैं और वो न्यूज 18 उठा रहा है। तो सवाल क्या कुछ है वो जरा देखिए। क्या दबाव की राजनीति से 2020 पार करेंगे चिराग? क्या अलग चुनावी दाल चलने के चक्कर में है चिराग? अपनों के खिलाफ बयानबाजी क्या रणनीति का हिस्सा है? बयानों से चिराग बीजेपी जेडीयू को क्या इशारा कर रहे हैं? तो बता दें कि इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी चिराग पासवान ने नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाया था। तब कहा गया था कि शायद टिकट बंटवारे के लिए और सीट शेयरिंग के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर चिराग पासवान कर रहे हैं। तो क्या 2020 के चुनावी साल में एक बार फिर से मनचाही सीटों की संख्या लेने के लिए चिराग पासवान हमलावर हैं जेडीयू और बीजेपी पर? जो आरजेडी कल तक पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसा करती थी, आज उनमें संभावनाएं तलाश रही है। बिहार के सियासी हलकों में तेजस्वी नीतीश की मुलाकात पर अब कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये मुलाकात नए रिश्तों की तरफ इशारा कर रही है या फिर केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? महागठबंधन से अलग होने और तेजस्वी के सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद शायद ये पहला मौका था जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपस में मिले, और बंद कमरे में ये मुलाकात काफी लंबी भी चली। कहने को तो ये मुलाकात एनआरसी को लेकर थी, लेकिन इसके बाद सियासी हलकों में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। नीतीश खेमा भले ही इस मुलाकात को स्वाभाविक बताए, लेकिन आरजेडी को इसमें भी संभावना ही दिख रही है। तो हम क्यों चाहेंगे कि उनके मन में अच्छे भाव नहीं रहे? ये गठबंधन आरजेडी के खिलाफ है, महागठबंधन के खिलाफ है, अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। तो राजनीति में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को आरजेडी ने नहीं छोड़ा था। नीतीश कुमार जी खुद अलग हुए थे, हम लोगों को उन्होंने छोड़ा था। राजनीति में संभावनाओं के सभी द्वार खुले रहते हैं, सभी दरवाजे खिड़की हमेशा खुले रहते हैं। एनआरसी के खिलाफ जिस तरह से नीतीश ने आनन फानन में सदन में प्रस्ताव पारित कराया, उससे बीजेपी सन्न रह गई। हालांकि पार्टी का कोई भी नेता नीतीश के इस फैसले का खुलकर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी नेताओं को नीतीश के नाम का गुणगान करने के सिवा कोई चारा भी नहीं। हमारे आदरणीय नेता अमित शाह जी और श्री जेपी नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। देखिए, आरजेडी बहुत दुविधा में फंस गई है, इनको न माया मिलेगी न राम। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी आपस में मिले हैं, आरजेडी का नीतीश कुमार के प्रति रुख नरम भी हो गया है। सियासी कयासबाजी के बीच किसी भी निर्णय तक पहुंचना फिलहाल जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनावी साल में प्रेशर पॉलिटिक्स शायद अभी से ही शुरू हो चुकी है। अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वित्त मंत्री सुशील मोदी के बजट को ढकोसला करार दिया।
शुक्रवार को सदन में चर्चा के दौरान राजद विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। मीडिया से मुखातिब तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर इच्छा शक्ति की कमी का आरोप लगाया और सूबे की बदहाली के साथ ही शराबबंदी कानून पर तंज कसा। तेजस्वी के निशाने पर डीजीपी भी रहे। इच्छा शक्ति है राजनीतिक रूप से तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अब बताओ, बिहार का लोग है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विदेशों तक जाता है, क्या वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ खुले इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां या आईटी सेक्टर जो है मजबूत ना हो? क्यों नहीं हम अच्छे बेहतर अस्पताल बना सकते, बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं बिहार के लोग जो है दूसरे दुनिया में सेवा दे रहे हैं, वो यहाँ नहीं बना सकते? कैंसर का इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बड़े बड़े बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम के पास कुछ है कहने को झूठ के अलावा, लेकिन हमारा पहला पार्टी है। हमारे बात करने के बाद पार्टी ने एक कमेटी बनाई और सबसे पहले अगर कोई प्रतिनिधिमंडल अगर किसी दल का पहुंचा मुजफ्फरपुर तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। अब बोलने के लिए तो लोग कुछ भी बोलता है, बेचारे मजबूर। अब डीजीपी जो है बेचारे एक्सेप्ट किए ना, हिम्मत देते हैं बिहार के डीजीपी को कि शराबबंदी को लेकर के उन्होंने पोल खोला है सरकार का। कभी बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने कभी शराब को लेकर के मुंह खोला, लेकिन डीजीपी ने तो बोला कि भाई थाने की मदद से जो है शराब बिचवाई जाती है। आरजेडी में चाचा भतीजे के बीच अब जंग जैसे हालात हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगदानंद सिंह की, जो पार्टी को अनुशासित करने में लगे हैं, तो तेज प्रताप यादव उसी रफ्तार से अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर क्यों मचा है लालू की पार्टी में घमासान, रिपोर्ट देखिए। एक तरफ लालू के लाल हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी ओर पार्टी के संकट मोचक हार मानने को तैयार नहीं। आरजेडी के अनुशासन बाबू यानी जगदानंद सिंह को तेज प्रताप ने चुनौती दी तो झट से जगदा बाबू ने उन पर जोरदार पलटवार कर दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने चहेते डॉक्टर अभिषेक कुमार को पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य चुना और इसी को लेकर आरजेडी के भीतर कोहराम मच गया। तभी तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने फौरन तेज फैसले को ही रद्द कर दिया। चाहे ये गलत रहा हो सही रहा हो, इसको राष्ट्रीय जनता दल ने नकार दिया है और जिन श्रीमान ने इसको वायरल किया है उन्हें निर्देश दे दिया गया है कि आप तत्काल इस पत्र को रद्द समझो। तेज प्रताप यादव ने अपने करीबी को पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाने के साथ ही पूर्वी पश्चिमी चंपारण चुनाव समिति का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। बकायदा पार्टी के लेटर हेड पर तेज प्रताप ने हस्ताक्षर किया और तेज प्रताप के साथ खिंचवाई तस्वीरों को अभिषेक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया। लेकिन जैसे ही ये खबर तेजस्वी और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं तक पहुंची, बात बिगड़ गई। जगदानंद कहते हैं कि आखिर किस हैसियत से तेज प्रताप ने ये नियुक्ति की, जबकि 5 दिन पहले ही तेज प्रताप ने जगदानंद को संगठन विस्तार करने की चुनौती दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक ये राष्ट्रीय जनता दल में पद हाई नहीं है। अभी हमारे संसदीय बोर्ड का गठन नए सिरे से नहीं हुआ है। क्या कर रहा था? हम बोले कि छात्र कमेटी अभी भंग कर दिया है, उसको नए तरीके से अभी बनाने का काम करना है और कल परसों में तो हम नॉमिनेट कर देंगे कि कौन बनेगा क्या बनेगा। अब मैं किसी से डरने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव में कुछ इसी तरह से तेज प्रताप यादव ने पार्टी और नेताओं के खिलाफ खुलकर बगावत की थी, जिसका पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। फिर एक बार जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो तेज प्रताप अपने पुराने तेवर में आ गए हैं। यही हाल रहा तो अनुशासन कौन पूछे, पार्टी का बंटाधार होना तय है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी मंजूरी दे दी। फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी। कन्हैया के अलावा उमर खालिद, अर्निबन और कई अन्य लोगों के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। हालांकि कन्हैया ने मामले में राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे जल्द से जल्द फैसला लिया जाए
क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हमने देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया है। हम चाहते थे कि अदालत में जो है ट्रायल हो और अदालत में ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझ में आ रहा है। पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब हुआ जब हम चुनाव लड़ने वाले थे और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। भारत नेपाल सीमा पर जाली नोट, शराब, नारकोटिक्स, पशु तस्करी और नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस और एसएसबी मिलकर काम करेगी। इसके लिए बिहार पुलिस और एसएसबी के बीच स्पेशल कोऑर्डिनेशन पॉलिसी बनाई गई है। मुजफ्फरपुर के उमानगर में एसएसबी के सेक्टर मुख्यालय को इसका सेंटर बनाया गया। एडीजी ने एसएसबी को इस दिशा में कई टास्क भी दिए हैं। नेपाल बॉर्डर पर बिहार राज्य में जितनी भी समस्याएं हैं और जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में एसएसबी लगी हुई है, उनकी जो चुनौतियां हैं, उनको आगे जो काम करना है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। पिछले वर्षों में एसएसबी का जिस तरह से विस्तार हुआ है इंडो नेपाल बॉर्डर पर बिहार राज्य के अंदर, वो बहुत ही लाभदायक है स्टेट के लिए। पर अंकुश लगा है तो एसएसबी अपना काम तो बखूबी कर ही रही है, लेकिन अगर स्टेट पुलिस भी हमारे साथ में मिल करके करे तो बॉर्डर एरियाज़ में हम काफ़ी अच्छा और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। वैसे कोऑर्डिनेशन में हमारी कहीं से कोई कमी है नहीं, लेकिन हमेशा प्रोग्रेस करने का और अच्छा अचीव करने का तो। मुंगेर सदर अस्पताल को जल्द ही मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सिविल सर्जन की माने तो सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने में करीब 151 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। कि जनता को बहुत सुविधा उससे मिलेगी और अल्ट्रा मॉडर्न जो प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज है वो उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा सुविधा हम अपने लोगों को यहाँ पर दे सकेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि बच्चों को शिक्षा देने वाले गुरुजी मिड डे मील में ही व्यस्त रहते हैं और पढ़ाने से ज्यादा इन्हें रसोइयों की ड्यूटी का ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी से मुक्ति दे दी जाए। उबले हुए अंडे छील रही ये महिलाएं रसोइये नहीं, ये तो सरकारी शिक्षिका हैं। जी सही सुना आपने। जिन गुरुजी को छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेवारी है, आखिर वो रसोइये का काम क्यों कर रहे हैं, बच्चों को खाना क्यों परोस रहे हैं? तो वजह भी जान लीजिए। ये नजारा पटना जिले के प्राथमिक सरकारी स्कूलों का है। मध्याह्न भोजन योजना में खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे तो कॉन्ट्रैक्ट पर लिए रसोइयों की बजाय शिक्षकों को ही बच्चों के भोजन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन शिक्षकों का पढ़ाई से ज्यादा समय मिड डे मील की व्यवस्था में ही बीत जाता है। पढ़ाने के अलावा मध्याह्न भोजन में ही ज़्यादा समय चला जाता है। आज मैडम नहीं है तो आज ये लाना है, बच्चे नहीं है तो ये करना है, खाना देखना है, दाल चावल, ये आधा समय तो हम लोग का उसी में चला जाता है। मिड डे मील में बहुत सारा समय हमारा चला जाता है। इसका देख रेख करना, रसोइया क्या बना रही हैं, नहीं बना रही, इस बात का वे ख्याल रखना, और हम लोग चाहते हैं कि इससे हम लोग को मुक्त किया जाए। राज्य भर के सभी 76,000 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिस्टम की लाचारगी ने शिक्षकों के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी मानते हैं कि इसके लिए मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। हम लोग को खाना बनाने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है सर, हम लोग पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए। हम लोग शिक्षक कहे जाते हैं और शिक्षक की जिम्मेदारी होती है बच्चे को पढ़ाना। आपको पौष्टिक और गर्म खाना जो है बच्चों तक पहुंचाना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि एक बड़ी मैकेनिज्म डेवलप करनी होगी। अक्षय पात्र जैसे बड़े इसमें ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं जा रहा है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी, जो बेटर होगा उसको किया जाएगा। जाहिर है मिड डे मील से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ी है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट होने लगी है। ऐसे में अब गुरुजी भी सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमें शिक्षक ही रहने दें, शिक्षक को रसोइया बनाकर बच्चों का भविष्य चौपट नहीं करें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। 50,000 का इनामी 2 अपराधी गिरफ्तार हुआ है। 3 हथियार और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया गया है। बड़ी खबर देखिए, मुंगेर से ये बड़ी खबर है, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी 2 अपराधी गिरफ्तार हुआ है, तो सफलता भी है कहीं न कहीं मुंगेर पुलिस के लिए। साथ ही 3 हथियार और भारी मात्रा में
कारतूस भी बरामद हुआ है। बड़ी खबर मुंगेर से आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। वाल्मीकि नगर के जेडीयू सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। शुक्रवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। निधन पर नीतीश कुमार सहित बिहार के तमाम नेताओं ने शोक जताया। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू बनाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाल्मीकि नगर सीट से वैद्यनाथ महतो ने 3.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। वैद्यनाथ महतो जी हम लोगों के बहुत ही पुराने साथी हैं। जब से नई पार्टी समता पार्टी का गठन किया उसी समय से वो हम लोगों के साथ रहे और अपने इलाके में भी जो उन दिनों हिंसा की घटनाएं होती थी उसके खिलाफ ये निरंतर अभियान चलाते थे। ये भी पीड़ित हुए थे और पूरे तौर पर समाज की सेवा में और बाद में राजनीति में भी आ गए। हम लोगों के साथ रहे, लोकप्रिय रहे हैं। लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दुखद है। इनके जाने से हम सब लोगों को तकलीफ है। उनको हमेशा लोग याद रखेंगे, न सिर्फ पार्टी के लोग याद रखेंगे बल्कि इलाके की भी जो उन्होंने सेवा की है, काम किया है और सब लोगों के साथ जो उनका संबंध रहा है, मैत्रीपूर्ण संबंध सबके साथ, तो हमको लगता है कि इनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। हम सब उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां 2 अज्ञात शव बरामद किए गए। वाहन से कुचलकर मौत की आशंका है। सीतामढ़ी के मधुबनी पुपरी पथ की घटना आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां 2 अज्ञात शव बरामद किया गया और माना यह जा रहा है कि वाहन से कुचलकर इन दोनों की मौत हुई है। और सीतामढ़ी के मधुबनी पुपरी पथ की घटना आपको बता रहे हैं। बने रहिए क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।